विद्या सरल अध्ययन माला भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। MA थर्ड सेम हिस्ट्री फोर्थ पेपर है जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं उत्तर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला, नागर, वेसर एवं द्रविड़ शैलियाँ। पहला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली की विशेषताओं का उल्लेख करती हुए दक्षिण भारत के 2 मंदिरों का वर्णन कीजिए। मंदिर स्थापत्य की विभिन्न शैलियों के विषय में आप क्या जानते हैं? नागर, द्रविड़ एवं वेसर शैली की सामान्य विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है, मंदिर शिल्पकला की नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मंदिर में इस शैली में कौन कौन से मंदिर प्रमुख हैं, ये भी बताइए। उत्तर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला। पहले आते हैं, द्रविड़ शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दक्षिण भारत के 2 मंदिरों का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना, भारत में प्राचीनतम धार्मिक भवन मंदिर के अवशेष गुप्त काल से पूर्व से भी प्राप्त हो रहे हैं। तथापि इन अवशेषों के आधार पर मंदिर स्थापत्य शैली का उद्भव स्वीकार करना कठिन है। बुद्ध काल में कतिपय गुहा मंदिरों का निर्माण कार्य किया गया था, किंतु इनमें मूर्ति की स्थापना नहीं की गई थी। गुप्त काल में हिंदू धर्म एवं पौराणिक धर्म का विकास होने पर वैदिक देवी देवताओं की मूर्तियां एवं बौद्ध के अवशेषों पर निर्मित गुहा मंदिरों के स्थान पर 3 देवताओं को प्रतिष्ठित करना एवं उनकी पूजा उपासना हेतु मंदिरों की स्थापना प्रारंभ हो गई। गुप्त काल में शिव, विष्णु, सूर्य आदि देवताओं की पूजा उपासना प्रचलित हो गई। इनके साथ ही युद्ध के देवता कार्तिकेय, गणेश, पार्वती को भी प्रतिष्ठित किया जाने लगा। गुप्त काल में वैष्णव एवं शैव धर्म के प्रचार से अधिकांश मंदिर शिव एवं विष्णु की उपासना पूजा अर्चना हेतु निर्मित किए गए थे। दोनों मतों में देवी एवं शक्ति के रूप में लक्ष्मी, दुर्गा, भगवती और पार्वती का उपास्य देवियों का महत्व स्थापित हो गया था। अतः इन देवियों की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनाने का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। शिव और उनकी शक्ति की पूजा उनके करुणामय एवं भयंकर दोनों रूपों में की जाने लगी थी। शक्ति एवं मातृत्व की परिचायक लक्ष्मी, उमा, गौरी, अन्नपूर्णा, चामुंडा, दुर्गा, माहेश्वरमर्दिनी एवं भैरवी आदि की मूर्ति प्रतिष्ठित कर देव स्थान रूपी मंदिरों की स्थापना प्रारंभ हो गई। देवस्थान एवं मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ गुप्त युग में ही हुआ था। गुप्त काल से पूर्व स्वतंत्र रूप में स्थित हिंदू मंदिर की संरचना एवं अवशेष सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि बने ही नहीं थे। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की शैली लगभग भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्र में एक समान ही मिलती है। समस्त गुप्तकालीन मंदिर छोटे एक कक्षीय होकर और उन पर अधिकांशतः समतल छतें बनाई जाती थीं। उत्तर गुप्त काल में मंदिरों के साथ शिखर और अम्लक निर्माण से शोभापूर्ण अलंकरण मंदिर स्थापत्य कला का विकास हो गया। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 6वीं शताब्दी में निर्मित झांसी के निकट देवगढ़ का मंदिर है। यह मंदिर स्थापत्य की महान प्रगति का परिचायक है। मंदिर स्थापत्य शैली, नागर, बेसर एवं द्रविड़ शैलियाँ। उत्तर गुप्तकाल में गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की शैली में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में नवीन स्थापत्य शैलियों का उद्भव एवं विकास प्रारंभ हो गया। यद्यपि भूमि के आकार की दृष्टि से भारतीय मंदिर स्थापत्य विशेष रूप से एक समान नहीं थे, तथापि उत्तर एवं मध्य एवं दक्षिण भारत में क्रमशः नागर, वेसर एवं द्रविड़ शैलियों के विकास से मंदिर स्थापत्य कला को इन नामों से संबोधित किया जाने लगा। उत्तर गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रमुख प्रतीक तथा स्मारक मंदिर ही हैं। नवीन पौराणिक हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अनेक मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा था। उनमें प्रतिष्ठित मूर्तियों का महत्व स्थापित कर उत्तरकालीन गुप्त युग में विभिन्न मत संप्रदाय के अनुयायी राजाओं और उनके सामंत शासकों एवं धनाढ्य लोगों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण कराना वर्तमान के समान उस युग में भी महान धार्मिक पुण्य कार्य समझा जाता था। क्षेत्रीय कलाकार भी अपनी स्थापत्य कला का सर्वोच्च प्रदर्शन कर निर्माणकर्ता एवं स्वयं में यशश्री में वृद्धि करते थे। यही कारण है कि उत्तर गुप्त काल में विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। उत्तर गुप्त काल
600 से 1200 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों की स्थापत्य शैली को भारतीय आर्य या नागर शैली कहा जाता है। भारतीय आर्य या नागर मंदिर स्थापत्य शैली। उत्तर गुप्तकाल 600 से 1200 ईस्वी में उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर स्थापत्य शैली का विद्वानों ने नागर शैली या भारतीय आर्य नामकरण किया है। इस प्रचलित शैली में इन युग में उत्तर भारत के अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि उत्तरी भारत के प्रमुख नगरों में हिंदू काल की स्थापत्य कला के प्रतीक अनेक नागर शैली के मंदिर इस्लाम के भारत आगमन जो कि 1200 में हुए थे, इसके पश्चात ध्वस्त कर दिए गए। यहाँ की वाराणसी के महान एवं प्रसिद्ध मंदिरों का भी नवीनीकरण हो गया है, तथापि उस काल के कतिपय मंदिर ध्वस्त होने से बच गए और पुनः जीर्णोद्धार कर उनका समुचित रूप एवं आकार देने का प्रयत्न किया गया है। शेष रहे नागर शैली मंदिर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उड़ीसा, बुंदेलखंड और गुजरात स्थित कृतियों में उपलब्ध होता है। नागर शैली की विशेषता। क्षेत्रीयता का त्याग करके नागर मंदिर स्थापत्य पर समग्र रूप से विचार करें तो इस शैली की विशेषता इस प्रकार है। नागर स्थापत्य शैली के मंदिर विशाल होकर अनेक भागों में निर्मित किए जाते थे। मंदिर में एक वर्गाकार मूर्ति, प्रकोष्ठ, गर्भगृह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं में आराध्य देव या देवियों की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। गर्भगृह के सम्मुख एक सभा मंडल होता है। सभा मंडल पर एक ही गोल छोटा शिखर स्थित किया जाता है। सभा मंडप से गर्भगृह के चारों ओर चतुर्दिक प्रदक्षिणा मार्ग होता है। भक्तगण सभा मंडप में एकत्रित होकर गर्भगृह की मूर्ति का दर्शन करके प्रदक्षिणा मार्ग से परिक्रमा करते हैं। नागर मंदिर स्थापत्य शैली की विशेषता गर्भगृह तथा मूर्ति प्रकोष्ठ पर स्थित ऊंचा शिखर है। सभा मंडप पर स्थित शिखर छोटा होता है, किंतु गर्भगृह पर उपस्थित या जो स्थित शिखर है वह ऊंचा और विशाल होता है। मूर्ति प्रकोष्ठ गर्भगृह पर स्थित ऊंचे शिखर के ऊपरी भाग पर अमलक और उस पर कलश और ध्वज दंड होता है। शिखर का यह भाग मीलों दूर से देखा जा सकता है तथा निकट आने पर मंदिर स्थापत्य का दिग्दर्शन होता है। नागर स्थापत्य शैली में निर्मित विशाल मंदिर में गर्भगृह, अंतराल, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप यह 5 भाग प्रमुख एक ऊंचे चौतरे पर निर्मित होने से मंदिर की विशालता में वृद्धि होकर आकर्षण एवं भव्यता स्थापित हो जाती है। मंदिर की बाह्य एवं आंतरिक दीवारों पर विभिन्न भाव भंगिमा युक्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं एवं नारी प्रतिमा उत्कीर्ण की जाती है। उत्तरी भारत में प्रचलित नागर मंदिर स्थापत्य शैली के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र, प्रांत आदि में विभिन्नताएं आ गई हैं। अतः मूलतः नागर शैली के मंदिर स्थापत्य शैली क्षेत्रीय शैली के कतिपय विशेषताओं के साथ उत्तर भारत में प्रसारित हो गई है। फिर आती है बेसर मंदिर स्थापत्य शैली। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के साथ चालुक्य वंश के समय नागर शैली का सम्मिश्रण एक नवीन मंदिर स्थापत्य शैली प्रारंभ हो गई। चालुक्य गुप्त मंदिर स्थापत्य शैली का प्रभाव उड़ीसा में निर्मित मंदिरों की स्थापत्य पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नागर और द्रविड़ शैली प्रभाव का राजवंशों के अधिकृत भाग पर गिरने से मंदिर स्थापत्य पर किए गए एक नवीन सम्मिश्रण शैली वेसर मंदिर स्थापत्य शैली का उद्भव हुआ। इस शैली के मंदिर विंध्य एवं कृष्णा के मध्य स्थित भूभाग में निर्मित किए गए। इस शैली का पूर्ण विकास होयसाल काल में हो गया था। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में स्थापत्य शैली का मिश्रण सामान्यतः सभी भूभागों में दृष्टिगोचर होता है। वेसर मंदिर स्थापत्य शैली में विमान मंडप तो द्रविड़ शैली के हैं, परंतु उनका अलंकरण नागर शैली में होता है। बेसर शैली में निर्मित मंदिर वर्गाकार न होकर बहुकोणीय या तारकाकृति में होते हैं। इस शैली के मंदिरों का आधार ऊंची कुर्सी का होता है तथा जिस पर अनेक अलंकरण एवं प्रतिमाएं उत्कीर्ण की जाती हैं। इस शिखर के मंदिरों या जो इस शैली के मंदिर हैं उनमें काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर उल्लेखनीय है। कला के तक्षण
का पूर्ण उपयोग करके मंदिर निर्माण में कलाकारों की अद्भुत चमत्कारपूर्ण विशेषता दिखाई देती है। वेसर शैली के मंदिर की स्थापत्य कला के दर्शन सोमनाथ के केशव मंदिर, हैलेविद के होयसलेश्वर मंदिर में है। दक्षिण कला एवं अलंकरण के कारण इस शैली में निर्मित मंदिर अत्यधिक आकर्षित प्रतीत होते हैं। वेश शैली मंदिर स्थापत्य का प्रभाव मालवा में परमारों एवं गुजरात के सोलंकियों द्वारा निर्मित मंदिरों पर भी पड़ा है। फिर आती है द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली। मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ है। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार के पूर्व द्रविड़ संस्कृति के प्रचलन एवं दक्षिण भारत में निर्मित मंदिरों की विशिष्ट स्थापत्य शैली के कारण इनको संभवतः द्रविड़ शैली कहा जाता है। मंदिर स्थापत्य के विकास का क्रम उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक स्पष्ट होता है। उत्तरी भारत के अधिकांश नागर एवं बेसर शैली के मंदिर मुगल आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिए गए, किंतु प्रायः दक्षिण की शैली निरंतर विकसित होती गई। दक्षिण भारत में द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत निर्मित मंदिरों की विशेषता अधोलिखित है। मंदिर में चौकोर गर्भगृह के ऊपर चौकोर पिरामिड नुमा कई मंजिलों से युक्त विमान शिखर निर्मित किए जाते हैं। मंदिर के अंतिम ऊंचे भाग पर अर्थात जो शिखर शीर्ष होता है उस पर 8 या 6 कोण युक्त लंबे आकार का गुंबद निर्मित किया जाता है। नागर शैली में कोणाकार शिखर के स्थान पर द्रविड़ शैली में चपटे गुंबद मिलते हैं। गर्भगृह के सम्मुख विशाल सभा मंडप परिक्रमा मार्ग से आवृत होता है। द्रविड़ शैली मंदिरों की विशेषता मंदिरों के चारों ओर दीवारों से युक्त आयताकार घेरा है। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का विकास 6वीं से 8वीं शताब्दी तक पल्लव चालुक वंशी राजाओं के संरक्षण में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था। पल्लव वंश के प्रारंभिक मुख्य मंदिर ममल्लपुरम एवं कांची में पाए जाते हैं। चालुक्य राजवंश द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष उनकी राजधानी बाताबी और निकट में स्थित ऐहोल में उपलब्ध होते हैं। पल्लव शैली 8वीं सदी में मंदिर निर्माण कला की सर्वोच्चता पर पहुंच गई थी। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का पिरामिडनुमा 2 स्तंभों पर बना शिखर द्रविड़ पल्लव शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ शैली में विकसित पल्लव शैली का और अधिक विकास 10वीं से 12वीं सदी में चोल वंश के राजाओं के समय हुआ था। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रामराज महान जो कि 985 से 1014 तक रहे हैं, इनके द्वारा तंजौर का शिव मंदिर है। राजेंद्र प्रथम चोल नरेश के द्वारा निर्मित अपनी नवीन राजधानी गंगकोण चोलपुरम के निकट कुंभकोणम का शिव मंदिर है या कुंभकोणम का मंदिर है। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के अगले विकास सोपान में मुख्य मंदिर के ऊपर शिखर के स्थान पर मंदिरों के चारों ओर स्थित दीवार के प्रवेश द्वार को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसका कारण संभवतः आक्रमण से सुरक्षा के स्थान पर राजाओं के संरक्षण में निर्मित इन मंदिरों में राजप्रसादों का अनुकरण करना था या करना हो सकता है। 12वीं सदी के पश्चात दक्षिण भारत में मंदिर की चारों ओर दीवारों से घेर प्रवेश द्वार निर्मित करने की पद्धति सामान्यतः प्रक्रिया बन गई। दीवारों को चारों ओर द्वार एवं द्वार पर एक शिखर एवं ग्रह हैं उनके निर्माण में गोपुरम का रूप विकसित होने लगा था। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली में गोपुरम की विशालता से ऊपरी या जो उत्तर भारत है उसकी नागर शैली से स्पष्टतः अंतर प्रकट होता है। चोल राजवंश के पश्चात दक्षिण भारत में पांड्य चालुक्य राष्ट्रकूट होयसाल वंश के राजाओं के संरक्षण में विकसित मंदिर स्थापत्य शैली इन राजवंशों के नाम से ही विख्यात हुई। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली। प्रश्न, मंदिर वास्तुशिल्प की नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में इन शैली के कौन कौन से मंदिर स्थित हैं बताइए। तो नागर शैली हम पढ़ चुके हैं, अब हम मध्य प्रदेश की नागर शैली के मंदिर पढ़ेंगे। नागर स्थापत्य शैली का मध्य प्रदेश में विकास।
मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का विकास 600 ईस्वी में गुप्तकालीन मंदिर वास्तु शिल्प में ही हो गया था। भुमरा, नचना कुठार एवं ऐरण स्थित मंदिरों में शिखर के उद्भव के साथ ही कालांतर में शिखरयुक्त नागर मंदिर स्थापत्य द्वारा निर्मित अनेक मंदिरों के उदाहरण मध्य प्रदेश में प्राप्त हैं। मध्य प्रदेश में सन 800 से 1200 के मध्य नागर मंदिर स्थापत्य शैली क्षेत्रीयता से प्रभावित हो गई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल राजवंश के शासनकाल में खजुराहो में लगभग 30 मंदिरों का एक समूह नागर चंदेल मंदिर स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया था। मालवा क्षेत्र में परमार वंश के शासनकाल में नेमावर जिला देवास तथा ऊन जिला खरगोन स्थित मंदिरों का निर्माण भी नागर मंदिर स्थापत्य के साथ प्रादेशिक परमार शैली में हुआ है। इसी क्रम में ग्यारसपुर जिला विदिशा का माला देवी का मंदिर एवं जो माला देवी का मंदिर है वह नागर मंदिर स्थापत्य शैली का सर्वोत्कृष्ट कृति है। ग्वालियर स्थित सास बहू का मंदिर भी नागर शैली में निर्मित है। इन उल्लेखनीय मंदिरों के साथ ही मध्य प्रदेश में नागर शैली में निर्मित अनेक मंदिरों के अवशेष उपलब्ध हैं जो कि संख्या में कई हैं। नागर शैली के खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंशी नरेशों के समय 10वीं से 11वीं सदी में मंदिर स्थापत्य की दिशा में एक विशिष्ट नागर शैली का प्रतिफलन हुआ और खजुराहो छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 मील एवं झांसी से लगभग 100 मील दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थल चंदेल राजपूतों का यह स्थान रहा है, उनकी वास्तुकला का केंद्र रहा है। चंदेल राजवंश के समय यह कृत्रिम झील के तट पर अनेक वैष्णव, शैव एवं जैन संप्रदाय के मंदिरों का निर्माण किया गया था। इनमें अधिकांश ध्वस्त हो गए हैं। लगभग 30 दार्शनिक मंदिर ही शेष रह गए हैं। खजुराहो के मंदिर एवं मंदिर स्थापत्य कला कलाकारों की सुंदरम कृतियां हैं। यह विश्वविख्यात है। खजुराहो स्थित मंदिर समूह में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, जगदम्बा, 64 योगिनी के साथ ही जैन तीर्थंकर शांतिनाथ एवं पार्श्वनाथ के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसमें सबसे सुंदर कंदरिया महादेव का शिव मंदिर है। खजुराहो में स्थित प्रत्येक मंदिर पाषाण की एक ठोस चबूतरे पर निर्मित है। खजुराहो का कंदरिया महादेव शिव मंदिर 1000 ईस्वी में निर्मित किया गया था। यह 100 फीट से अधिक ऊंचा नहीं है। ज्ञातव्य है कि इस मंदिर की योजना उड़ीसा के विशाल मंदिरों के निर्माण से भिन्न है। अतः खजुराहो स्थित जो नागर स्थापत्य के प्रतीक मंदिर बहुत ही बड़े नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि खजुराहो स्थित मंदिर केवल राजाओं, दरबारियों तथा श्रेष्ठ चयनित नागरिकों के लिए ही निर्मित किए गए थे। खजुराहो स्थित मंदिरों में उपलब्ध शिलालेखों में उनका ही उल्लेख अधिक किया गया है। खजुराहो स्थित मंदिरों की योजना एवं स्थापत्य कला यद्यपि खजुराहो में हिंदू, जैन दोनों ही संप्रदाय के मंदिर निर्मित किए गए हैं, किंतु इनका निर्माण करने वाले तत्क्षण कलाकार एक ही थे। अतः यह स्थित मंदिरों के आदर्श रूप में एक देवालय, गर्भगृह, एक सभा भवन और एक प्रवेश द्वार सभी मंदिरों में निर्मित किए गए हैं। इसके विपरीत उड़ीसा के मंदिरों में यह भाग अलग अलग तथा दलानों द्वारा जुड़े बनाए गए हैं। खजुराहो के कलाकारों ने मंदिरों को एक पूर्ण रूप देकर निर्मित किया है। यद्यपि मंदिरों के प्रत्येक भाग को छत है वह पृथक है, ये पृथक बनाई गई है, किंतु बनावट में यह पृथक नहीं है। खजुराहो इससे सभी मंदिरों का आकार, विन्यास, स्थापत्य एक समान होकर शास्त्रीय मापदंड पर आधारित है। अधिकांश मंदिर नागर मंदिर स्थापत्य शैली में निर्मित किए गए हैं। खजुराहो स्थित मंदिर स्थापत्य की विशेषता एवं आकर्षण एवं ललितपूर्ण शिखर शैली है। उत्तर भारतीय नागर शैली के शिखर के समान खजुराहो के मंदिरों के शिखर टेढ़ी रेखाकृति पर निर्मित हैं, किंतु उड़ीसा शिखर शैली से पूर्णतः भिन्न है। गर्भगृह छोटा है किंतु इसका शिखर सबसे ऊंचा है।
मंदिर के प्रत्येक भाग पर निर्मित शिखरों की ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। यह छोटे छोटे शिखर मुख्य शिखर के अनुपात में बनाए गए हैं, किंतु इन छोटे शिखरों के कारण ही केंद्र शिखर की उठान जब जाती है। मतलब छोटे छोटे शिखर है, इनके कारण ही जो केंद्रीय शिखर है उसकी जो उठान है वह क्या होती जाती है, दब जाती है। केंद्रीय शिखर की उठान की गति की अवरुद्ध करने हैं और यह शिखर एक प्रकार से पर्वतमाला का आभास देते हैं, एक के बाद एक उठते चले जाते हैं। श्री एल बाशम ने अपने ग्रंथ अद्भुत भारत में इस शिखर शैली का वर्णन किया है कि छोटे शिखर के भव्य मंडल उठान की गति अवरुद्ध करते हैं और दर्शक को स्मरण कराते हैं कि ईश्वर पृथ्वी और आकाश दोनों पर ही पाया जाता है। शिखर तथा संपूर्ण मंदिर पृथ्वी से आकाश आत्मिक रूप से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक विशाल बाल्मीक अर्थात छोटे पर्वत से घिरी हुई एक छोटी चट्टान हो। यद्यपि कंदरिया महादेव का मंदिर अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी शैली में है, फिर भी यह प्रकृति से एकता की भावना व्यक्त करने वाला एक सुंदर उदाहरण है, जो कि भारतीय कला की एक सामान्य विशेषता है। खजुराहो के मंदिरों पर शिखर की कलात्मक योजना का वर्णन करके भारतीय कला विशेषज्ञ हेवेल ने व्यक्त किया है कि ये शिखर देव पूजा का सार्वभौमिक सत्ता के प्रतीक हैं। वस्तुतः खजुराहो के मंदिर कक्ष छतों पर निर्मित छोटे छोटे शिखरों से जब दृष्टि प्रमुख गर्भगृह के ऊपर शिखर पर पहुंचती है तो एक प्रकार से पर्वत श्रेणी के प्रभाव का आभास कराती है। खजुराहो के कलाकारों ने शिखरों को प्रभाव देते हुए टोड़ा कला का प्रयोग किया है, जो कि भारत में अत्यंत दृष्टिगोचर नहीं होती है। खजुराहो के कंदरिया महादेव शिव मंदिर पंचायत शैली का होकर उल्लेखनीय कलाकृति है। खजुराहो के सभी मंदिर उत्कीर्ण शिल्पकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर के बाहर तथा भीतर स्तंभ एवं छत पर विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों की मूर्ति सजीव एवं आकर्षक है। मंदिर स्थापत्य एवं शिल्पकला के समायोजन से संपूर्ण मंदिर पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां, नाग, सिंह, विभिन्न काम कीड़ाओं की भाव भंगिमाओं से रक्त सुंदरियां, अप्सराएं आदि उत्कीर्ण करने में शिल्पियों ने अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया है। विश्व में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर स्थापत्य एवं शिल्प कल्पना की सूक्ष्मता एवं वैभव, अलंकरण की गहनता एवं शिल्प चातुर्य में अपना सानी नहीं रखते। खजुराहो की मूर्तिकला शैली में उड़ीसा शैली के ठोसपन एवं पौरुष का अभाव है, किंतु मूर्तियों को आश्चर्यजनक कामनीयतापूर्ण चितवल्ली से शोभायुक्त जीवन शक्ति के साथ उत्कीर्ण किया गया है। खजुराहो स्थित नागर चंदेल मंदिर स्थापत्य के विकास में कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर एवं विष्णु के चतुर्भुज मंदिर आदि उदाहरण उल्लेखनीय हैं। मालवा भूभाग स्थित नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर। मालवा में धरेश्वर भोज मंदिर, जो कि 1010 से 1053 के समथिंग बनाया गया था। यह राज्य काल में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था। भोज की उदयपुर विदिशा प्रशस्ति में उल्लेख है कि भोज ने अनेक देवालय बनवाए थे। ये देवालय परमार क्षेत्र में ही नहीं वरन सुदूर उत्तर में केदारेश्वर, सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। इनका संबंध वर्तमान में प्रसिद्ध उन स्थानों पर निर्मित मंदिरों से ही नहीं अपितु मालवा भूमि से होकर स्वाभाविक है। इस प्रकार प्रशस्ति में उल्लेखित काल अनिल एवं रुद्र के मंदिरों का निर्माण भी भोज ने ही करवाया था। पुरातत्ववेत्ताओं ने इन मंदिरों के स्थल एवं अवशेष खोजने में विफल रहे हैं। खोजने में अभी तक विफल ही रहे हैं। भोज द्वारा निर्मित भोपाल होशंगाबाद रोड पर
भोजपुर का शिव मंदिर एक छोटी टेकड़ी पर आज भी स्थित है। इस मंदिर का भव्य एवं कलापूर्ण शिखर 4 ठोस एवं स्थूल पाषाण स्तंभों पर आश्रित है। स्तंभों पर नराकृतियां उत्कीर्ण हैं। गर्भगृह में एक उच्च वेदिका पर लगभग 7.5 फीट ऊंचा भूरे रंग का पाषाण निर्मित शिवलिंग स्थित है, जिसकी जलाधारी का घेरा इससे 3 गुना है। भोज ने राजधानी धारण नगरी में कई भवनों का निर्माण कराया था। इसमें भोज द्वारा स्थापित सरस्वती मंदिर भोजशाला अपनी निजी महत्व रखती है। यद्यपि इसका निर्माण पाठशाला की दृष्टि से किया गया था, किंतु ज्ञातव्य है कि प्राचीन काल में मंदिरों में ही विद्या अध्ययन के केंद्र स्थापित कर उनका प्रयोग पाठशाला हेतु किया जाता था। भोज के समय भी यही परंपरा रही थी। सरस्वती की मूर्ति आजकल ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। मोहम्मद तुगलक के राजकाल में मालवा के सूबेदार दिलावर खान ने सरस्वती मंदिर भोजशाला के पार्श्व स्थित सूफी संत कमाल मौला की स्मृति में हिजरी सन 799 जो कि 1392 ईस्वी में होगा, दरगाह की मरम्मत करके भोजशाला की स्थापत्य में परिवर्तन कर उस पर 3 डोम स्थापित कर उनका नामकरण कमाल मौला मस्जिद कर दिया। किंतु सरस्वती भोजशाला स्थित शिलालेख एवं परमार स्थापत्य के लक्षण से इस भवन का मूल रूप सरस्वती पाठशाला भोजशाला ही है। परमारकालीन अन्य उल्लेखनीय मंदिर। परमारकालीन नागर परमार शैली के मंदिरों के निर्माण की रुचि भोज के राजकाल तक ही सीमित नहीं थी। उनकी वंशज एवं विशेषकर जो भोज के उत्तरवर्ती नरेश उदयादित्य ने विदिशा में उदयेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था, जो उदयादित्य हैं उनका टाइम पीरियड रहा है 1060 से 1086 तक। विदिशा में इन्होंने उदयेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। इनको नीलकंठेश्वर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में शिल्पियों ने कला एवं प्रतिभा का समन्वय कर प्रतिमाएं उत्कीर्ण की थी। यह मंदिर मुस्लिम आतंककारी आक्रमण से सुरक्षित रहकर आज भी अक्षत है। ऊन अर्थात खरगोन जिले में स्थित मंदिर समूह का निर्माण भी परमार वंशीय नरेश उदयादित्य के राजकाल में ही हुआ है। इन मंदिर समूह में कुछ हिंदू एवं अन्य जैन मंदिर हैं। हिंदू एवं जैन मंदिर स्थापत्य का उदाहरण खजुराहो में भी देखने को मिलता है, अतः ऊन को छोटा खजुराहो भी कहा जा सकता है। दोनों स्थलों पर खजुराहो तथा ऊन की मंदिर स्थापत्य में बहुत सौम्य होने से नागर शैली के ये उत्कृष्ट उदाहरण हैं। परमारकालीन मंदिर स्थापत्य का विकास मालवा क्षेत्र में निरंतर होता गया। इस शैली में निर्मित अनेक मंदिरों में नेमावर स्थित देवास जिले में गंगा नदी के तट पर सिद्धनाथ का मंदिर है। इसके निकट स्थित विष्णु मंदिर, बीजवड़ देवास जिले का भव्य जैन मंदिर, मूड़ी मंदसौर जिले का शिव मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी क्रम में मालवा भूभाग में एक झाड़ा या तथा मखला उज्जैन के हिंदू मंदिर, विदिशा का बीज मंडल मंदिर, ग्यारसपुर स्थित माला देवी का मंदिर भी परमार नागर शैली स्थापत्य शैली में ही निर्मित किया गया है। मध्य प्रदेश के विशाल क्षेत्र में नागर शैली के 10वीं से 12वीं सदी में निर्मित मंदिरों में अनेक भागनिशेष मौजूद हैं। इसमें ग्वालियर जिले पर स्थित शासबहू मंदिर तथा तेली का मंदिर है, अपनी नागर प्रतिहार शैली के लिए विख्यात है। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी का विशाल मंदिर 116 फीट व्यास पर निर्मित है। रीवा के समीप बैजनाथ ग्राम में बैजनाथ महादेव का मंदिर भी नागर शैली में बनाया गया है। यद्यपि स्थापत्य की दृष्टि से यह उड़ीसा स्थित भुवनेश्वर के मंदिर समूह से सौम्यता रखता है। मध्य प्रदेश स्थित नागर शैली में उपयुक्त उदाहरण के अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे मंदिर एवं भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। इनका उल्लेख करना संभव नहीं है।
ज्ञातलब है कि मध्य प्रदेश में नागर शैली के साथ ही क्षेत्रीय स्थापत्य शैली का विकास 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में पराकाष्ठा पर था।